बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट का टॉपिक हमारा चल रहा है। और हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने किया था कि हाउ कैन वी मेजर बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या आउटले मेथड, कुल खर्च या इकाई का तरीका। एंड सेकंड हमने किया था परसेंटेज मेथड। सो आज उस टॉपिक को हम आगे कंप्लीट करेंगे जी। ये दो हिस्सों में हमारा लेक्चर इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा हिस्सा आज है, आज ये हमारे पास है जी फार्मूला मेथड। ठीक है जी। तो फार्मूला मेथड के अंदर हम लोग इसको पहले दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि फार्मूला मेथड कब कब कौन कौन सा फार्मूला होगा टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टू मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टुवर्ड्स चेंज इन प्राइस। तो एक हमारे पास होती है जी आर्क इलास्टिसिटी, और एक हमारे पास होती है पॉइंट इलास्टिसिटी। ठीक है जी। आर्क इलास्टिसिटी मतलब कोसी लचक की तलब, और यह क्या जी, नुक्ती लचक की तलब। ओके जी। सो पहले हम लोग लेते हैं आर्क इलास्टिसिटी को, कि आर्क इलास्टिसिटी है क्या। आर्क या कोस डिस्टेंस को शो करता है। ठीक है जी। सो आर्क इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, व्हेन वी आर ट्राइंग टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स on a demand curve. So when we have to measure the elasticity of demand between two distinct पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब दूर दूर पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ डिमांड कर्व। ठीक है जी। जब हम डिमांड कर्व के ऊपर दो मुख्तलिफ दूर दूर पॉइंट्स के ऊपर हम क्या कर रहे हों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने की कोशिश कर रहे हों, तो उससे हम क्या कहते हैं, ये हमारी कौन सी इलास्टिसिटी होती है जी, आर्क इलास्टिसिटी का हम फार्मूला यूज़ करते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि होता कैसे। देखें जी, ये हमारे पास, ये हमने एक हल्का सा ग्राफ ड्रा किया। ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ हमने क्या लिया क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस है, यहाँ हमने क्या लिया प्राइस। मैं यहाँ पे इस पर दो पॉइंट लेता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ ये मेरा क्या है पॉइंट ए, और ये मैं क्या कहता हूँ पॉइंट बी। अब देखें ये दो वाज़े दूर दूर पॉइंट्स हैं। अब अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान मैंने क्या करना हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी हो, तो मैं क्या कहूँगा, ज़रा देखना। जैसे पॉइंट ए के ऊपर ओ क्यू वन क्वांटिटी है, किसकी क्वांटिटी यूज हो रही है, और ओ पी वन क्या है, प्राइस है। और पॉइंट टू के ऊपर ये देखें ओ क्यू टू क्वांटिटी है एंड प्राइस कितनी है, ओ पी टू। सो देखें देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन प्राइस एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एज वेल। सो व्हेन there is a significant change in quantity demanded due to significant change in price, इतनी significant हो कि those to make two distinct points on a demand curve, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लोग आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला यूज़ करेंगे। सही होगी बात। हम लोग क्या यूज़ करेंगे जी, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ये देखें हमारे पास दो पॉइंट्स थे, और दोनों पॉइंट्स क्या हैं, दूर दूर पॉइंट्स हैं। सो अगर मैंने पॉइंट ए से ये पॉइंट बी के दरमियान इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी हो, तो फिर मैं क्या निकालूंगा, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान मूव होते हुए डिमांड ने क्या बिहेवियर शो किया टुवर्ड चेंज इन प्राइस। अच्छा, अब इसका फार्मूला डिराइव कैसे होता है, लोगों ने रटा मारा हुआ होता है और कहते हैं जी बड़ा मुश्किल है। देखें, आप बेसिक से शुरू किया करें हमेशा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिल्कुल बेसिक में क्या है, ये है प्रोपोर्शनेट change in QD divided by proportionate change in price। क्यों जी, यही है ना जी। अब सिर्फ हम करेंगे क्या, हम इस प्रोपोर्शनेट चेंज QD को और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस को अलग अलग हम डिफाइन कर लेंगे। बेसिक हमारा कंसेप्ट, ये बेसिक हमारी थीम यही रहेगी, उसमें कोई फर्क हमारा नहीं आने वाला। तो जरा देखिएगा। Now, what is proportionate
चेंज इन क्यू डी। क्यू डी में प्रोपोर्शनेट चेंज क्या है? तो क्यू डी में प्रोपोर्शनेट चेंज ये होगा Q2 माइनस Q1 और Q2 प्लस Q1। किसके अगेंस्ट? वहां पे हमने क्या लिखा था? हमने सिंपल ये लिखा था पहले जो हमने इंट्रो बनाया था, डेल्टा Q डिवाइड बाय Q। और डेल्टा Q हम डिफाइन कैसे किया था कि Q2 माइनस Q मतलब चेंज होने के बाद वाली क्वांटिटी डिवाइड माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी, और डिवाइड में सिर्फ Q क्या हो रहा है? बिफोर द चेंज। मतलब अगर इस नॉमेनक्लेचर में लेके आए तो यहाँ पे चेंज इन Q क्या था? Q2 माइनस Q1, और नीचे चेंज होने से पहले वाली क्वांटिटी मतलब Q1 था। यहाँ पे उल्ट हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 ऊपर ऐसा सेम रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा? दोनों का सम हो जाएगा। दोनों क्वांटिटी बिफोर चेंज एंड आफ्टर चेंज वाली क्वांटिटी का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। इस तरह दूसरी चीज क्या है मेरे पास? प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो वो भी क्या होगा? सिंपली P2 माइनस P1 ओवर P2 प्लस P1। ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को उसमें पुट कर दूं तो देखिए मेरे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल आएगी। क्या निकलेगी जी? प्रोपोर्शनेट चेंज क्यू डी क्या है? Q2 माइनस Q1 ओवर Q2 प्लस Q1 होल डिवाइड बाय P2 माइनस P1 ओवर P2 प्लस P1। अच्छा, इसको अगर मैं ये नीचे वाली चीज़ है इस सारी को उठा के ऊपर ले आऊँ तो देख क्या बन जाएगा? ऊपर वाली चीज़ सेम रहेगी ना, Q2 माइनस Q1 ओवर Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई। अब ऊपर आगे चीज़ क्या हो जाएगी? उल्ट हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? P2 शाबाश प्लस P1 ओवर P2 माइनस P1। ठीक है जी। तो फार्मूला हमारा तकरीबन डिराइव हो गया, बस कान उल्टा है उसको थोड़ा सीधा करके पकड़ लेते हैं। तो देखिए जी हमारे पास जो फाइनल एंड प्रोडक्ट बनेगी आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो ये बनेगा मेरे पास। ये जो माइनस वाले इनको मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ। देखिए Q2 माइनस Q1 ओवर P2 माइनस P1, इनको मैं इकट्ठा लिखने लगा। Q2 माइनस Q1 ओवर P2 माइनस P1, और जो ऐड वाले हैं इधर P2 प्लस P1 ऐड हो रहा है और नीचे Q2 प्लस Q1 ऐड होने को इकट्ठा लिख रहा हूँ इंटू P2 प्लस P1 ओवर Q2 प्लस Q1। लें जी, ये हमने आपको फार्मूला डिराइव करके दिखा दिया। ये होता है ये हमारे पास आर्क वेलोसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला। अच्छा, अब जरा इसको हम छोटे छोटे से केस बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे हो सकते हैं हमारे पास सॉल्व। तो देखें जी, पहला केस कि ये हमने टेबल बनाया हुआ है, आपके लिए पहले बना दिया था ताकि बहुत लंबा काम ना हो आपके लिए। तो देखें जी इसकी हम कैसे निकाल सकते हैं आर्क वेलोसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले नाम दे लें। तो ये चेंज से पहले वाला है P1, ये चेंज से बाद वाली प्राइस है P2, चेंज से पहले वाली क्वांटिटी है Q1, चेंज से बाद वाली क्वांटिटी है क्या है जी? Q2। तो फार्मूला लगाएं, क्या बनेगा जी फार्मूला? ये बन जाएगा क्या? Q2 माइनस Q1 ओवर P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाय P2 प्लस P1 ओवर Q2 प्लस Q1। तो सिंपली आप क्या कर लें, यहां पर वैल्यूज पुट कर लें। तो देखें जी वैल्यूज पुट करते हैं। Q2 माइनस Q1, तो Q2 कितना है? 8 माइनस Q1 कितना है? 10 ओवर P2 माइनस P1, तो P2 कितना है? 25 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय P2 प्लस P1, तो 25 प्लस 20 ओवर Q2 प्लस Q1, तो 8 प्लस 10। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। ये हमारे पास आ जाएगा -2, ये हमारे पास आ जाएगा 5, ये हमारे पास आ जाएगा 45, और ये हमारे पास आ जाएगा जी 10 और 8 18। तो देखिए 2 1 ज़र 2, 2 9 ज़र 18, 9 5 ज़र 45, 5 को 5 से काटे 1 टाइम, तो ये -1। मतलब ये यूनिट इलास्टिक डिमांड हमारे पास बन गई है। ठीक हो गया जी। नाउ एक और हमने टेबल बना रखा है आप लोगों के लिए। ये देखें,
यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला वही होगा, लगाएं ज़रा क्या बनेगा। तो Q2 माइनस Q1, तो यहाँ पे पहले नॉमेनक्लेचर दे लें। ये हमारे पास P1 है, ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास प्राइस चेंज होके P2, ये हमारे पास क्वांटिटी चेंज होके Q2। सो Q2 माइनस Q1 5 माइनस 10 हो गया, डिवाइड बाय P2 माइनस P1, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 25 माइनस 20। ये सेम ये फार्मूला लग रहा है, ठीक है। इसको मैं यूँ रख लूँ तो आप लोगों को साथ साथ फार्मूला नज़र आता रहेगा, ठीक हो गया जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें जी, किसके साथ जी, P2 प्लस P1 के साथ। सो P2 25 प्लस 20 ओवर Q2 प्लस Q1, तो 5 प्लस 10। तो ये हम इनको सॉल्व कर लेंगे, ये -5 आ जाएगा, ये हमारे पास 5 आ जाएगा, ये हमारे पास 45 आ जाएगा, और ये हमारे पास 15 आ जाएगा। ये काट देगा 15, 3 ज़ा 45, तो 3 आया, तो गोया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 निकल आई हमारे पास। सही है। अच्छा, और एक हम लेसन 1 वाला केस भी बना लेते हैं। तो दोबारा देखें, फार्मूला वही वैल्यूज पुट करें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बनेगी जी, Q2 माइनस Q1। सो नॉमेनक्लेचर दे लें, P1 P2 Q1 Q2, ठीक हो गया। सो Q2 माइनस Q1, तो 9 माइनस 10 ओवर P2 माइनस P1 25 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय P2 प्लस P1, तो P2 कितना है 25 प्लस P2 कितना है 20 ओवर Q2 प्लस Q1, तो Q2 कितना है जी 9 और Q1 कितना है 10। तो इस तरह आप इनको भी आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास ऊपर -1 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 5 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास 45 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास 19 आ जाएगा। 5 काटें तो ये 9, तो ये हमारे पास -9 ओवर 19। न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू क्या है, छोटी है, तो जो भी है इसको कैलकुलेटर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 आएगी। इसको हम सॉल्व करके देख भी लेते हैं कितनी आएगी। 9 डिवाइड बाय 19 करें ना अगर हम, तो ये देख लें, ये 0.47 है। तो क्या आई है, लेस देन 1 आई। सही है कि नहीं सही। तो ये हमारे पास हमने क्या कर लिया, हाउ टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ व्हेन देयर इज लार्जली और देयर इज अ डिस्टिंक्ट चेंज। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के दरमियान हमने क्या करनी हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी हो। सो सिग्निफिकेंट चेंज हो प्राइस के अंदर और सिग्निफिकेंट चेंज किसके अंदर हो, क्वांट डिमांड के अंदर, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला यूज़ करते हैं। सही हो गया जी। सेकंड पार्ट जी देखिए जी, अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाली है। नाउ पॉइंट का मतलब क्या है, एक पॉइंट के ऊपर नहीं, बेसिकली यहां भी होते 2 पॉइंट्स ही हैं। सही है, होते यहाँ पे क्या है 2 पॉइंट्स ही हैं, लेकिन वो 2 पॉइंट्स इतने क्लोज होते हैं कि वो गोया यूं लगता है उनके दरमियान डिफरेंस बहुत माइन्यूट होता है कि हम उसको देख ही नहीं सकते, इतना माइन्यूट डिफरेंस होता है। सो हम कहते हैं कि जब हमारी कीमत में, हमारी क्वांट डिमांड में बहुत मामूली तब्दीलियां हों, इतनी मामूली तब्दीलियां हों कि आपके डिमांड कर के ऊपर 2 पॉइंट्स या 2 नुक्ते बने, वो आपस में इतने करीब हों कि गोया वो एक नुक्ता ही लगे, तो ऐसी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। सो व्हेन elasticity is to be measured between 2 points who are so close on a डिमांड कर्व, वो आपस में इतने क्लोज हों that they seem like a सिंगल पॉइंट। हम जो आपको यहाँ पे कर्व बना के दिखाएंगे आपकी आसानी के लिए, थोड़ा सा फर्क रखेंगे पॉइंट्स के अंदर, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर स्केल में देखेंगे तो बिल्कुल क्या होंगे जनाब, आपके वो यूं लगेगा गोया एक ही पॉइंट है। अब सबसे पहले इसका भी फार्मूला डेरिवेशन है।
इसका फार्मूला डेरिवेशन बिल्कुल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो पहला टॉपिक था, इंट्रो वाला टॉपिक था, जिस तरीके से हमने वहां पे डिराइव किया था वही डेरिवेशन है इसकी। ठीक है, मैं जल्दी से कर देता हूं, लेकिन डेरिवेशन सेम वही है, क्योंकि हम आमतौर पर न्यूमेरिकली या जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टन पॉइंट, एक एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर। लेट्स सपोज जब प्राइस 5 रुपये हो तो बताएं कितनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। ठीक, जब मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा तो बताएं कितनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, हम उसकी बात कर रहे होते हैं। तो देखिए हमें पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होती है जी, शाबाश, वही चीज के प्रोपोर्शनेट चेंज इन QD डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब सेम सबसे पहले हम किसको डिस्कस कर लेंगे कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन QD है क्या। ठीक है, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोपोर्शनेट इन प्राइस क्या है। सो देखें जी, प्रोपोर्शनेट चेंज इन QD क्या है जी हमारे पास, चेंज इन Q डिवाइड बाय क्वांटिटी बिफोर द चेंज, स्मॉल Q लिखें, लार्ज Q लिखें, और चेंज इन प्राइस, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस क्या है, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्राइस बिफोर द चेंज। अब हम इसी जो आपके पास मेन जो ओरिजिनल थीम फार्मूला है उसके अंदर आप लगाएं। सो प्रोपोर्शनेट चेंज इन QD ऊपर आ रहा है और वो किसके बराबर है, डेल्टा Q ओवर Q के, डिवाइड बाय, इसको चले यूं लिखें या यूं डिवाइड लिखते हैं, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ये है। तो इलास्टिसिटी डिमांड मेरे पास बन जाएगी डेल्टा Q ओवर Q मल्टीप्लाई बाय P ओवर डेल्टा P। क्या किया, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया तो क्या हो गई, चीज़ें उल्ट हो गई। तो इसको अगर हम यूं लिख लें तो डेल्टा Q ओवर डेल्टा P, डेल्टा वाले इकट्ठे कर लिए, मल्टीप्लाई P डिवाइड बाय Q, या अगर इसको डेल्टा को डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दे तो क्या बन जाएगा, DQ ओवर DP मल्टीप्लाई बाय P डिवाइड बाय Q। ठीक है जी, ये हमने एक नीचे टेबल बना रखा है आप लोगों के लिए। देखें, जब मेरे पास प्राइस थी 2 रुपये 2.00 और उसकी क्वांटिटी डिमांड की थी 400। ठीक, तो ये मेरे पास बिफोर चेंज प्राइस है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, सिंपली इस प्राइस को मैं P बोल दूंगा और इस क्वांटिटी को मैं सिंपली क्या बोल दूंगा, Q बोल दूंगा। ठीक है जी, अब देखें जी, मेरे पास प्राइस 2 से 2.01 होगी, मामूली सी बड़ी, P1 कह दिया इसको मैंने, और मेरे पास क्वांटिटी क्या हो गई, मामूली सी कम हुई, क्या कह दिया इसको मैंने, Q2 कह दिया। अब अगर यहां से मैं निकालूं व्हाट इज डेल्टा Q, डेल्टा Q में चेंज कितनी है, तो 398 माइनस 400 मतलब -2, थोड़ी सी क्वांटिटी क्या हुई है, कम हुई है, माइनस साइन को शो कर रहा है, क्वांटिटी कम होने को शो कर रहा है। और डेल्टा P को अगर मैं शो करूं तो वो मेरे पास क्या है, 2.01 आफ्टर द चेंज प्राइस माइनस बिफोर चेंज प्राइस, और वो कितनी थी मेरे पास 2.00, तो ये हमारे पास 0.01 निकल आएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको इस फार्मूले के अंदर पुट कर दूं तो डेल्टा Q ओवर डेल्टा P, तो डेल्टा Q कितना है, -2 ओवर डेल्टा P कितना है, 0.01 मल्टीप्लाई बाय P कितना है, 2 ओवर मल्टीप्लाई बाय Q कितना है जी हमारे पास 400 है। सही है कि नहीं सही, तो ऊपर कितना बन जाएगा, -4, और नीचे कितना बन जाएगा, 0.01 को अगर मल्टीप्लाई कर लें हम लोग 400 से तो ये भी 4 आ जाएगा, तो ये -1। यू नो इलास्टिसिटी डिमांड है एंड द नेगेटिव साइन इज ओनली शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड QD। ये चीज़ आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट में लिखनी होंगी। अब अगर मैं इसको ग्राफ पे शो करूँ ना जी, तो देखें मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, क्वांटिटी डिमांड लेना है। मैंने यहाँ ओरिजिन शुरू किया, मैं 100 का स्केल लेता हूँ, 100 200 300 400 500, और प्राइस में लेता हूँ जी रुपए के हिसाब से या हाफ रुपीज़ के हिसाब से, 0.50 फिर 1
फिर 1.5, फिर 2 एंड 2.5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है जी। अब देखें जब प्राइस 2 रुपये है तो कॉइन डिमांड कितनी है, 400 है। तो यहाँ से आप 400 के ऊपर बढ़ाएं और यहाँ से आप 2 के ऊपर बढ़ाएं, तो ये दोनों पॉइंट मिल रहे, यहाँ मिल रहा है, ये एक पॉइंट बन गया। नाउ प्राइस कितनी हुई 2.01 और कॉइन डिमांड कितनी होगी 398। अब देखिए 398 कहाँ पे होगा, 300 से आगे 400 से पीछे, बहुत नज़दीक यहाँ पे कहीं होगा, ऐसे ही होगा ना। और 2.01 देखिए 2 से कहीं बिल्कुल ऊपर 2.01 यहाँ पे होगा। तो आप अगर यहाँ से इसको ऊपर बढ़ाएं और इधर से आप इसको क्या करें आगे लेके आए, तो ये दोनों इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो ये आपके पास देखें 2 पॉइंट बन रहे हैं, सही है। अब ये 2 अभी भी आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा लिए वगैरह ना, इससे भी कम बनता है। तो ये जो डिमांड कर्व है ना, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या कर रही है जी, शो कर रही है। ठीक हो गया जी। तो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हमारे पास कंप्लीट हो गई। ओके जी, नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारे पास मेथड है वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मेथड है। अब होता ये है कि ज्योमेट्रिक मेथड को एज अ अलग मेथड बताया जाता है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने का है, लेकिन बेसिकली इट इज अ सब कैटेगरी ऑफ फाइंडिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर द पॉइंट इलास्टिसिटी। तो गोया अगर हम ये कहें कि पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में या नुक्ती लचक मालूम करने के भी फिर आगे 2 तरीके हैं, एक फार्मूला मेथड है और एक हमारे पास कौन सा है जी, ज्योमेट्रिक मेथड है। अब लेकिन कुछ बुक्स वाले और जिस तरह आप लोगों की बुक्स वाले ने बीएससी वालों की या बीएस की बुक्स में है कि वहाँ पर उन्होंने ज्योमेट्रिक मेथड को एज अ सेपरेट मेथड बताया। लेकिन ये ज़हन में रहे कि कोई बंदा आपसे पूछे कि ज्योमेट्रिक मेथड से हम लोग कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे जी, हम लोग पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ज्योमेट्रिक मेथड को भी हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, या 2 हिस्सों में बेसिकली क्या, इसके 2 तरीके हैं। एक हमारे पास क्या है जी, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, और दूसरा क्या है इन केस ऑफ कर्व, कि अगर हमारे पास खत्त मुस्तकीम हो, उर्दू की राइटिंग के लिए माजरत जी, अगर हमारे पास क्या हो जी, खत्त मुस्तकीम हो तो हम उसमें ज्योमेट्रिक मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, और अगर हमारे पास एक कर्व्ड खत हो, कोसी खत हो, कोसी खत मतलब खत्त मुस्तकीम ये और कोसी खत मतलब ये। ठीक है जी। ये जी एक बड़ी सी हमने डिमांड कर्व आप लोगों के लिए बनाई है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको जरा विजिबल हो सही। देखें जी, ये हमने एक बड़ी सी डिमांड कर्व आप लोगों के लिए बनाई है। सबसे पहला काम जो इसमें काम किया जाता है वो क्या किया जाता है कि आपने डिमांड कर्व को एक्सटेंड करना है इस तरीके से कि आपके ये दोनों एक्सिस के साथ जाके मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ से इसको आगे बढ़ाऊँ तो ऐसे बढ़ाना है कि ये इससे इधर मिल जाए और इधर से इसको ऐसे बढ़ाना है कि इधर आके मिल जाए। सो पहला काम क्या करना है आप लोगों ने कि आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करने के लिए पहले आपने डिमांड कर्व को इधर से वाई एक्सिस से टच करा देना है, इधर से क्या टच करा देना है, एक्स एक्सिस से टच करा देना है। अब सबसे पहले मैं पहले बताता हूँ जनरली कि हम इस तरीके में निकाल कह सकते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल कह सकते हैं। जिस पॉइंट पे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है उस पॉइंट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये होगा लेंथ बिलो दैट पॉइंट ओवर लेंथ अबव दैट पॉइंट। आप क्या करेंगे, आप सिंपली उसकी लेंथ को क्या करेंगे, आप मेजर करेंगे। जिस पॉइंट पे आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हैं ना, सपोज मैं कहता हूं ये मेरे पास बिल्कुल सेंटर में पॉइंट है, विजिबल है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैं कहता हूं ये मेरे पास बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट है। ठीक, इसको मैं कह लेता हूं, फर्ज करें आपकी बुक मुताबिक चलते हैं, पॉइंट ई है, जो मर्जी आप नाम दे दें। अब अगर मुझे कहा जाए कि इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो, मैं कहता हूँ फर्ज करें ये हमारे पास पॉइंट है ए, ये हमारे पास पॉइंट क्या है बी। तो अगर एट पॉइंट ई मैंने क्या करना हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी हो, तो मैं कहूँगा द लेंथ बिलो दिस पॉइंट, इस पॉइंट से नीचे वाली लेंथ डिवाइड बाय इस पॉइंट से
ऊपर वाली लेंथ। अब अगर मैं मान रहा हूं कि ये मेरा सेंट्रल पॉइंट है, तो देखें यहां पे मेरे पास क्या निकलेगी, सिंपली ई ए लेंथ बिलो दिस पॉइंट डिवाइड बाय लेंथ अबव दिस पॉइंट, इस पॉइंट से अबव लेंथ कितनी है, ई बी। ये तरीकाकार होता है जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मेथड। नाउ जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होगा फिर आपकी डिमांड कर्व का, वहां पे बिलो और अबव वाली क्वांटिटीज की लेंथ क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अगर लेट्स सपोज ये 2 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, 2 मीटर। ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। 2 से कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो सेंट्रल पॉइंट पे आपने याद रखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, क्यों, द लेंथ बिलो दैट पॉइंट एंड द लेंथ अबव दैट पॉइंट, ये दोनों लेंथ क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इस पॉइंट से ऊपर चलना शुरू करूं, इस पॉइंट से क्या करूं, ऊपर चलना शुरू करूं, तो होता क्या चला जाएगा, जरा गौर से देखिएगा। लेंथ बिलो दैट पॉइंट बड़ी हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट हो, ठीक है, फर्ज करें ये मेरे पास पॉइंट E1 है, तो E1 के ऊपर क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय ज्योमेट्रिक मेथड, लेंथ बिलो दैट पॉइंट E1A, यही नहीं होगी, ओवर लेंथ बिलो दैट पॉइंट E1B। अब देखें न्यूमरेटर में ओवर के ऊपर आपके पास वैल्यू बड़ी है और ओवर के नीचे के आपके पास वैल्यू क्या है, छोटी है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। न्यूमरेटर में अगर लेट्स सपोज ऊपर 4 और नीचे 2 हो तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। क्या आपने बात याद रखनी है कि ये जो सेंट्रल पॉइंट से ऊपर वाली जितनी भी लिमिट होती है, ये जितना एरिया होता है, इस सारे एरिया के अंदर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक, तो फिर इस जो नीचे वाला हिस्सा होगा यहां पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। ठीक है जी। अच्छा, फिर आपके पास ये दो एक्सट्रीम्स हैं, एट पॉइंट बी और एट पॉइंट ए। जरा इनको अगर हम देखें, जो ये दो पॉइंट्स वो वाले हैं जो पॉइंट आपके एक्सिस को टच कर रहे हैं। तो जरा देखें, मैं इनको निकालूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट बी जो कहां पे है, वाई एक्सिस पे है, और एक अगर मैं निकालूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए जो किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो देखें वही फार्मूला है, लेंथ बिलो दैट पॉइंट। अब जरा देखें, तो इससे नीचे यहां पॉइंट बी से नीचे लेंथ कितनी है, तो ये सारी की सारी लेंथ है ना, यहां से लेके यहां तक पूरी की पूरी लेंथ यहां पे आ रही है। तो इससे नीचे वाली लेंथ कितनी है, ए बी। लेकिन इससे ऊपर आगे डिमांड कर रहा नहीं खत्म, इससे आगे कोई लेंथ है, कोई लेंथ नहीं, मतलब 0 मीटर या 0 इंच वट एवर जो लेंथ है। तो अब किस चीज के नीचे आ जाए 0, तो हमारे पास आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। कितना होता है जी, इन्फिनिटी होता है। तो याद रखना है कि अंडर दिस मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर वाई एक्सिस के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी होगी। किसकी इक्वल होगी जी, इन्फिनिटी होगी। और अगर आप लोग याद करें कि जब हमने इन्फिनिट इलास्टिक डिमांड पढ़ी थी तो उसमें हमारे पास जो कर्व थी वो वर्टिकल लाइन में थी, और वाई एक्सिस भी कौन सा है, वर्टिकल लाइन में ही है। और अब अगर मैं इस पॉइंट पे हूं, ए पॉइंट का, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालूं जो कहां पे है, एक्स एक्सिस पे, तो ये देखें क्या निकलेगा, द लेंथ बिलो दैट पॉइंट। अब इस पॉइंट ए से नीचे कोई कर्व जा रही है डिमांड करके, कोई कर्व नहीं जा रही, खत्म हो गई है। तो इससे आगे लेंथ कितनी है, 0 मीटर 0 इंच, और नीचे कितनी है, ए बी। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो गोया एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 होगी। ठीक, यहां पे जो आपका सेंट्रल पॉइंट है, यहां पे इकाई लचक है, यहां पर इकाई से
ज़्यादा लचक है, यहाँ पर 21 से कम लचक है, यहाँ पे इन्फिनिट है मतलब ला महदूद है, और यहाँ पर 0 है मतलब सिफर लचक है। ठीक है जी। तो ये जी इसमें जितनी पॉसिबल बातें थी हमने आपको वो सारी की सारी बता दी इस कर्व के अंदर, कि इस मेथड के अंदर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे निकालते हैं। एक यहाँ पे मैंने E1 पॉइंट लिया था, थोड़ा सा इसका E2 कर दें। ठीक है जी। थोड़ा सा ज़ेब दास्तान के लिए यहाँ से जनाब हमने कहा ये यहाँ पे क्या देंगे, क्वांटिटी कितनी है, OQ1 है, ये सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पे OQ है, और इस पॉइंट पे Q2, OQ1, OQ एंड OQ2। ठीक है जी। तो सेम इस तरह यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट था हमने माना है, यहाँ प्राइस OP है, यहाँ पे OP1 है, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राइस OP2 है। तो ये हमारे पास एक बारी बरकम किस्म की डायग्राम रेडी होगी है। कब? अगर हमारे पास डिमांड कर्व कौन सा हो, स्ट्रेट लाइन में हो। अब हमने आगे देखना, अगर डिमांड कर्व कर्व्ड फॉर्म में हो तो कैसे निकालेंगे। चलें जी, तो आखिरी हिस्सा या इसका ज्योमेट्रिक मेथड का और टॉपिक का भी आखिरी हिस्सा हम करते हैं कि अगर हमारे पास डिमांड कर्व कौन सी हो जी, कर्व्ड फॉर्म में हो तो हम कैसे निकालेंगे। कर्व्ड फॉर्म का मतलब क्या है, देखिए हम लोगों ने ये बनाई, ये हमने कहा ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम लोग QD लेते हैं, यहाँ पे हम लोग प्राइस लेते हैं। अब सिर्फ फर्क क्या है, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन मैं कहता हूँ कुछ इस किस्म की कर्व सी है, बैंड है। ठीक है, एक और भी कर लेते हैं। चलिए पहले इसको देखते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूँ ये मेरा डिमांड कर्व है। अब क्या करेंगे, अब तो अब इसको जितना मर्जी आगे बढ़ा दें, हो सकता है ये इससे मिले ही नहीं एक्स एक्सिस से, और ये इधर वाई एक्सिस से ऊपर मिले ही नहीं, ये यूं मुड़ना शुरू हो जाए। वो बिल्कुल जिस तरह हम लोग आइसो क्वांट के अंदर पढ़ते हैं रिज लाइंस, तो ये कुछ रिज लाइन की तरह फिर अंदर मुड़ना शुरू हो जाए, ऐसे है ना। तो फिर इसका हल क्या है। अब इसका हल ये कि हम उससे पूछेंगे कि मियाँ आपने किस पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी है। वो कहे सपोज मैंने इस पॉइंट ए के ऊपर क्या करनी है, इलास्टिसिटी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट ए से एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो उसको सिर्फ किसी एक पॉइंट से टच कर रही हो। तो मैं यहां से क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और वो टेंजेंट मैं इधर एक्सटेंड कर दूंगा वाई एक्सिस के साथ, और इधर एक्सटेंड कर दूंगा किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। हो गया टेंजेंट ड्रॉ। अब इस पॉइंट पे फार्मूला फिर वही लगेगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट अबव भी निकाल लूंगा और लेंथ ऑफ टेंजेंट बिलो भी निकाल लूंगा। सपोज ये मेरे पास है जगह B, ये मेरे पास पॉइंट क्या है C हो, तो मैं अगर निकाल डिमांड एट पॉइंट A, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा लेंथ ऑफ, या लेंथ L नहीं डालते, सिंपल यहां से लेके नीचे वाली लेंथ AC डिवाइड बाय AB। ठीक है जी, उस पॉइंट से नीचे वाली लंबाई डिवाइड बाय उस पॉइंट से ऊपर वाली लंबाई। अगर फर्ज करें यही हमारे पास एक और कर्व हो ऐसे, और मुझे कहे जी आप मुझे कुछ यहाँ पे या यहाँ पे, चलें जी यहाँ पे आप क्या करें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल दें। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये एक टेंजेंट गुजारा इधर और ये यहाँ से इधर, और इस तरह का मुझे यहाँ पे कहे तो मैं यहाँ से इधर और ये इधर। ठीक हो गया। तो अब अगर लेट्स सपोज ये पॉइंट ए पे निकालनी है या पॉइंट बी पे, तो इसको मैं नाम देता हूँ सी, और ये जा रही है डी, इसको नाम देता हूँ ई, इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ का। ठीक है। सो एट पॉइंट ए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, तो ई डी एट पॉइंट ए क्या होगा, इससे नीचे वाली लंबाई ए डी डिवाइड बाय इस ऊपर वाली लंबाई ए सी। इस तरह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट बी क्या होगी मेरे पास, शाबाश, इससे नीचे वाली लंबाई यहां से लेके यहां तक बी एफ डिवाइड बाय इस ऊपर वाली लंबाई। ठीक है जी। तो ये जी हमारे पास हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ वी कैन मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसके असाइनमेंट्स बनाएं, इसको कैसे प्रेजेंट करें। आपने अगर एग्ज़ाम में नंबर लेने हैं और थ्योरेटिकली नंबर लेने हैं तो आपको उस तरह नंबर नहीं मिलेंगे जिस तरह आपको बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर मिलते हैं। आपको अपने एग्जामिनर से नंबर छीनने पड़ेंगे, ठीक है। आप उसको चीख चीख के कहना है कि मुझे नंबर दो, और वो कैसे चीख चीख कहेंगे, आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके एक एक चीज़ अपने एग्जामिनर को आपकी क्लियर नजर आए। मतलब अगर उसको आपका पेपर पढ़ना पड़ गया, आप मर गए, उसको आपका पेपर पढ़ना ना पड़े, वो देखता जाए, आपका काम चलता जाए। सही हो गया जी। सो फार अप टू द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।